भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कहते हैं कि नोटबंदी होगी, जिसके कारण सारा टेरर फंड समाप्त होता है, नक्सल फंड समाप्त होता है, ड्रग माफिया का फंड समाप्त हो जाता है, वो भारत माता की जय होता है। और जब सरकार कहती है कि इतना खजाना आपने देश के सरकार के खजाने में पैसा जमा करा दिया कि हर गांव में विकास होगा, हर गांव में सड़क पहुंचेगी, स्कूल पहुंचेगी, अस्पताल पहुंचेगा, बिजली पानी पहुंचेगा, मेरे गांव का व्यक्ति शिक्षित होगा, उसको रोजगार मिलेगा, दरिद्र नारायण हो जाएगा, वो भारत माता की जय होता है। और जब यहाँ साबरमती ढाबे पर मां भारती की वंदना होती है, भारत माता का उद्घोष लगाया जाता है, और जहां कुछ एक लोगों ने भारत तेरे टुकड़े के नारे लगाए थे, वो बदलकर भारत माँ की वंदना होती है, ये भारत माता की जय होता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं 14 अप्रैल को बस्तर में थी, अपने आदिवासी भाइयों के बीच में गई थी। वहां जब पहुंची तो मेरी जितनी भी थियोरी नक्सलवाद के बारे में थी, वो सब धरी की धरी रह गई, वो फेल हो गई, क्योंकि मुझे बस्तर के आदिवासी भाई और बहनों ने बताया कि नक्सलवाद क्या होता है। उन्होंने बताया कि जो हिंसा का सलाम होता है, जो खून का सलाम होता है, कि आदिवासी क्षेत्र में सड़क नहीं बनने देंगे, बिजली नहीं आने देंगे, विकास नहीं आने देंगे, इनके हाथ में सदा बंदूक रहेगी, कभी किताब नहीं आने देंगे, इनको मुख्य धारा से नहीं जुड़ने देंगे, ये नक्सलवाद होता है। जब वहां पर 25 मई 2013 को महेंद्र कर्मा जी को इसलिए मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, उनके मृत शरीर पर 50 घाव दिए जाते हैं, और उन घावों के बाद वहां पर नाच का तांडव किया जाता है, यह नक्सलवाद का लाल सलाम होता है। जब मुचाकी अनीता जो 8 साल की बच्ची थी, वो जब सड़क पर जाती है अपनी माँ के साथ, तो नक्सलवादियों की जो प्रेशर आईडी वहां सड़क के नीचे लगाई होती है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है। उस मुचाकी अनीता जो 8 साल की बच्ची थी, स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची, उसका पेट के नीचे का पूरा हिस्सा चिथड़े हो जाता है, वो मर जाती है, वो नक्सलवाद का लाल सलाम होता है। और जो श्यामनाथ बघेल जो नक्सलवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल लेते हैं और कहते हैं मैं आदिवासियों की रक्षा करूंगा, सीआरपीएफ के लोगों के कैंप के पास रहते हैं, क्योंकि जान से मारने की धमकी मिलती है। जब वो अपने 1 दिन के बच्चे को मिलने के लिए घर जाते हैं, रात को घर में ही रह जाते हैं, और 4 नवंबर 2016 को रात को नक्सलवादी आते हैं और कहते हैं तू पुलिस का साथ देगा, हमारा विरोध करेगा, ऐसे कहकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं पत्नी और 4 बच्चों के सामने। वो नक्सलवाद का लाल सलाम होता है। उन आदिवासी भाई बहनों ने मुझे बताया कि मैडम ये विचारधारा का सलाम नहीं है, ये जल जंगल जमीन की लड़ाई का सलाम नहीं है, ये तो एक्सटॉर्शन रैकेट है जो बस्तर में चलता है। 1100 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन रैकेट। और एक्सटॉर्शन मनी कहां से आता है? ये आता है पीडब्ल्यूडी के वहां जो ठेके होते हैं, जो माइंस के ठेके होते हैं, जो तेंदू पत्ते का व्यापार होता है, वहां जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उन सब में परसेंटेज बंधी होती है नक्सलवादियों की। ये एक्सटॉर्शन मनी होता है लाल सलाम। ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये तो पैसे की लड़ाई है। और उन्होंने मुझे बताया
कि मैम ये जो नक्सलवाद है, ये नक्सलवाद बस्तर में नहीं है। बस्तर में तो केवल उनके प्यादे हैं, फुट सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं जो बंदूक पकड़ के खड़े हुए हैं। असली नक्सलवादी तो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा दिल्ली में रहते हैं। मुझे ये बात वाकई समझ नहीं आई, क्योंकि मैं दिल्ली के चश्मे से बस्तर को देख रही थी। उन्होंने मुझे 3 उदाहरण बताए और कहा कि ये पूरा एक्सटॉर्शन मनी है, ये तो आपके शहरी नक्सलियों को पालने पोसने में जाता है। इन बेचारे बंदूकधारियों को क्या मिलता है? 3 उदाहरण बताए कि कितना बड़ा नेटवर्क काम करता है, जो शायद हम दिल्ली वालों को पता ही नहीं है। और नेटवर्क कैसे काम करता है कि जब आर्य समाज का एक महात्मा, जिसको आर्य समाज ही अपने सम्मेलनों से, अपनी संस्थाओं से निकाल देता है, जो भगवा पहने हुए होता है, जो अक्सर सरकार और नक्सलियों के बीच में मीडिएटर का काम करता है, जब वो बस्तर जाता है और जाके आदिवासियों के विरोध में भड़काता है, नक्सलवाद के समर्थन में बात करता है, तो यही आदिवासी उसके खिलाफ विरोध करते हैं, उसकी पगड़ी गिर जाती है। वहां के सरकार पे इतना प्रेशर आ जाता है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता काम करती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सभी लोग मुझसे अधिक समझदार हैं। वहां जो एक महिला काम करती है, जिनके हस्बैंड सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में थे, वो वहाँ अपने कुत्ते का नाम रखती है सोमारी। जो वहाँ की ट्राइबल महिलाएं और बहनें अपने घरों में अपने नाम रखती हैं। वहाँ के आदिवासी वहाँ पर विरोध करते हैं कि आप हमारे आदिवासियों को अपमानित कर रहे हैं, अपने कुत्ते का नाम रख रहे हैं, जो हमारे यहाँ इतना रेवर्ड नाम है, श्रद्धा का नाम है, आप नाम चेंज करो। वो कुछ आदिवासी उसके घर पर जाते हैं, बवाल मच जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में, सरकारों पे 100 देशों से लेटर्स आते हैं सरकार के पास कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग, एनजीओ के लोग, इनको तो थ्रेट मिल रहा है बस्तर में। सरकार 32 सैनिक उसकी सेवा में, सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी सेवा में लगा देती है। और यही श्यामनाथ बघेल, जिसका मैंने नाम लिया, जब अपने 1 दिन के बच्चे को देखने जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो जब इसको मारने नक्सली आते हैं, वो कहते हैं किसी एक समाज सेवी कार्यकर्ता का नाम लेकर, तुझे दीदी ने कहा था ना कि नक्सलियों का साथ मत दे। वो दीदी रेफर कर रहे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और अक्सर बस्तर में जाते हैं। तुम्हें कहा था ना नक्सलवादियों का विरोध मत करो, पुलिस का साथ मत दो, देखा तुम्हें जान गंवानी पड़ रही है। और इस कारण उस दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के अगेंस्ट में FIR लॉन्च हो जाती है। इमीडिएटली ह्यूमन राइट्स खतरे में पड़ जाती हैं। फिर 100 से अधिक देशों से, अवार्ड विनिंग लोगों से पत्र आते हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए। ऐसे इनके तार जुड़े हुए हैं, ये मुझे उस आदिवासी भाई ने बताया। और तब जब उसकी मैंने विवेचना की, उन बातों को लेकर दिल्ली में अप्लाई किया, तो ध्यान आया क्या कारण है कि कुछ एक मीडिया के लोग हैं, कुछ एक मीडिया के लोग जिनको लाख गाली पड़ती है कि देश के विरोध में मत लिखो, नक्सलवादियों के फेवर में मत लिखो, नक्सलवादियों के समर्थित लोगों को मत बुलाओ, हाफिज सईद के फेवर में मत बोलो। क्या कारण है? उसके बाद भी वो लगातार देश विरोधी बातें बोलते हैं। कारण ध्यान में आया, एक्सटॉर्शन मनी, केवल बस्तर से 1100 करोड़ रुपए शहरी नक्सलवाद के पालने पोसने में खर्च होते हैं। ध्यान आया कि
कि वो कौन सी जमात एडवोकेट्स की है, जो याकूब मेमन के लिए भी वही सेट खड़ा होता है, अफजल गुरु के लिए भी वही सेट खड़ा होता है, बहुत सारे और स्टूडेंट लीडर्स हैं उनके लिए भी वही सेट खड़ा होता है। और आधी रात को ऐसे 10 वकील पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए, जो शायद आप और मेरे लिए नहीं पहुंचेंगे। क्या कारण है कि पूरी मशीनरी एक्टिव हो जाती है? शायद एक मुझे आंसर मिला जब गढ़चिरौली की सेशंस कोर्ट ने जी.एन. साईं बाबा जो प्रोफेसर DU के हैं, हेम मिश्रा जो स्टूडेंट है, और प्रशांत राही जो जर्नलिस्ट हैं, इन तीनों को केस में माओवाद के समर्थन में उम्र कैद की सजा दी। शायद कहीं ना कहीं ये नेक्सस मुझे वहां मिला। अब जो दिल्ली में रहकर ये बात करते हैं, ये 2 तरह का नरेटिव पूरे हिंदुस्तान को देते हैं। पहला नरेटिव इनका होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। रामजस में फरवरी में 2017 में कहा जाता है कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी, दिस इज नथिंग बट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसा बोलते हैं। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। शायद वो ये वही पन्ना पढ़ते हैं जो पन्ना कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना चाहते हैं। This is not freedom of speech, this is freedom to hate speech, क्योंकि आर्टिकल 19 कहता है every citizen has right to speech but subject to public order, public health and public morality. He cannot speak against the unity, integrity of the country. He cannot incite and offense. देश के विरोध में नहीं बोल सकता, देश की अखंडता के विरोध में नहीं बोल सकता, हिंसा को नहीं भड़का सकता। हेट स्पीच क्या होता है? हेट स्पीच कहती है any person who promotes hatred between the groups on the ground of caste, religion, language, gender has to be imprisoned. कोई भी व्यक्ति अगर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, जेंडर के आधार पर आपस में दुश्मनी, वैमनस्य, घृणा भड़काता है तो ये हेट स्पीच आता है। मैं इन सब लोगों से कहूंगी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये हेट स्पीच है। और इनसे एक और गुजारिश करूंगी, थोड़े से पन्ने पलटाओ। एक पन्ना वहां कहता है फंडामेंटल राइट्स, अधिकार है तो भैया कर्तव्य भी है, कभी कर्तव्यों का पन्ना भी पलट लिया करो, क्योंकि कर्तव्य कहते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज कहती हैं कि टू प्रमोट, आपको भाईचारा प्रमोट करने के लिए लोगों के बीच में ये आपका कर्तव्य है। भारत की अक्षुणता, यूनिटी को प्रमोट करना ये आपका कर्तव्य है, पर इसको ध्यान में नहीं रखते। और साथ में कुछ एक जो मीडिया के लोग हैं वो कहते हैं अरे भैया ये जो नारे लगते हैं, केवल नारे लगना तो राजद्रोह सेडेशन में नहीं आता। मैं क्यों आज लॉ की बात कर रही हूं? क्योंकि जो नरेटिव सेट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, सेडिशन क्या है, इसको मैं चाहूंगी इस पर इंगित करना कि कानून क्या कहता है, क्योंकि ये कानून के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। सेडिशन कहता है 124A, any word spoken or written or gesture which leads to animosity, hatred, ill will against a legally elected government is sedition. अब ये कहते हैं कोई हिंसा तो नहीं भड़की है, बलवंत सिंह की जजमेंट देख लो, उसमें कहा था नारा दिया भारत के विरोध में, हिंसा तो नहीं थी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच की जजमेंट है केदारनाथ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कहती है कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें टेंडेंसी है, जिसमें इंटेंशन है हेट्रेड क्रिएट करने की, एनिमोसिटी क्रिएट करने की, एनिमिटी क्रिएट करने की अगेंस्ट अ लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज सेडिशन, और सेडिशन लॉ को अपहोल्ड किया गया है।
अभी कहते हैं हिंसा कहाँ भड़की। मुझे याद है जब यहाँ कुछ नारे लगे कुछ लोगों के द्वारा, तब कश्मीर में क्लैशेस हुए थे। उसके बाद जब तो वहां सिक्योरिटी फोर्सेस जब पत्थरों का सामना कर रही थी, वहां लोगों के हाथ में आईएसआईएस के फ्लैग्स थे, पाकिस्तान के फ्लैग्स थे, साथ में थैंक यू जेएनयू के भी फ्लैग्स थे, बैनर्स थे। मुझे ध्यान है जहां जादवपुर यूनिवर्सिटी में उसके बाद नारे लगे थे, कश्मीर मांगे आजादी, नागालैंड मांगे आजादी, मणिपुर मांगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि उसके तुरंत बाद पंपोर में जब आप ही के यहाँ से कुछ लोग जो सेना में भर्ती हुए हैं, वो पंपोर में बिल्डिंग में आतंकवादियों के साथ 48 आवर गन बैटल में एंगेज थे। पीछे से कश्मीर के कुछ लोगों का मॉब उन पर पत्थर बरसा रहा था और कह रहा था, भारत तेरी मौत आई, लश्कर आई, लश्कर आई। ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन और किसी देश में मुझे ध्यान में नहीं आती। 9/11 की जब घटना यूएसए में हुई, क्या आपने उसके बाद नारे सुने, अमेरिका तेरे टुकड़े होंगे, अमेरिका की बर्बादी तक जंग रहेगी, कितने उसामा मारोगे, घर घर से उसामा निकलेगा, या न्यूयॉर्क मांगे आजादी, न्यू जर्सी मांगे आजादी। मैंने तो ऐसे नारे नहीं सुने। क्या आपने ऐसे नारे अमेरिका में या फ्रांस में या बेल्जियम में कभी भी टेररिस्ट अटैक के बाद सुने? हमने कभी नहीं सुने ऐसे नारे। इसीलिए सिचुएशन जो हिंदुस्तान में है वो शायद और कहीं भी नहीं है। जो मैंने पहले कहा, हम सब राष्ट्र के योद्धा हैं। कुछ योद्धा हैं जो वहां सीमा पर लड़ रहे हैं, कुछ योद्धा हैं जो नक्सलवाद के विरोध में लड़ रहे हैं, रेड कॉरिडोर में लड़ रहे हैं, बस्तर में, सुकमा में लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो अपने शस्त्रों के साथ लड़ रहे हैं। आप जो वैचारिक योद्धा हो, आपको अपने शास्त्र के साथ लड़ना है, अपनी बुद्धि के साथ लड़ना है, अपनी जानकारी के साथ लड़ना है। एक और मैं बात कहना चाहूंगी, क्योंकि एक नरेटिव चलता है, अरे भारत तो कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। ये 200 साल पहले जब अंग्रेज आए थे, उस समय भारत एक राष्ट्र बना था। जैसे यूएसएसआर में सब राज्य एकत्रित हुए, असर्ट की इंडिपेंडेंस अलग अलग हो गए, ऐसे ही भारत ने कब्जा किया था मिजोरम पर, अरुणाचल पर, नागालैंड पर, केरला में। जब जब ये असर्ट करेंगे अलग हो सकते हैं। मैं कुछ 3-4 उदाहरण देकर अपनी बात कहना चाहूंगी कि मेरा पूरा भारत में जाना हुआ, लगभग 1.5 साल से बहुत से राज्यों में जाना हुआ, और वहां मैंने क्या देखा, फरवरी के बाद अप्रैल तक पूरा राष्ट्र नव वर्ष मना रहा होता है। भाषा अलग अलग हो सकती है। नव वर्ष को कश्मीर में नवरेह कहते हैं, पंजाब में बैसाखी कहते हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व कहते हैं, तेलुगु, कन्नड़, दक्कन में उगादि कहते हैं, असम में बोहाग बिहू कहते हैं, राजस्थान में थपना कहते हैं, पर वो पूरे भारतवर्ष का नव वर्ष होता है। फिर दुर्गा पूजा आती है, केवल बंगाल की दुर्गा माँ नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र की दुर्गा माँ है। संपूर्ण राष्ट्र में लोग व्रत रखते हैं, पूजा उपासना करते हैं। फिर जुलाई अगस्त में जब कांवड़ की यात्रा आती है, मेरे पूरे राष्ट्र से, हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गौमुख जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, वहां से गंगा जल लेकर आते हैं और अपने गांव के लोकल जो वहां मंदिर है वहां चढ़ाते हैं कि इससे जो इविल फोर्सेस हैं, नकारात्मक फोर्सेस हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। ये जो भाव है वननेस का, एकात्मता का, ये राष्ट्र भाव है, ये राष्ट्र है। आदि शंकराचार्य जब जन्मे थे केरल में, प्राण त्यागे केदारनाथ में, उन्होंने चारों कोनों में अपने मठों की स्थापना की थी और ये 2000 वर्ष पूर्व था। ये कहते हैं कि 200 साल पहले हम राष्ट्र बने हैं। ध्यान आता है कि जो
कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत रचा था 1600 वर्ष पहले। उसमें एक यक्ष को जब मध्य भारत में कैद कर लिया था कुबेर ने, यक्ष ने अपनी प्रेयसी के पास कैलाश पर्वत में एक मैसेज भेजना था कि रुकना, मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगा। तो उसने एक बादल को लालच दिया कि बादल तू कैलाश पर्वत जा। कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ कैलाश पर्वत, कि तू वहां जा, रास्ते में ये नदी, झरने, पहाड़, खाई, ऐसे स्थान मिलेंगे। मेरे पूरे भारत का वर्णन मध्य प्रदेश से, और जाकर मध्य भारत से कैलाश पर्वत का वर्णन आज से 16 साल पहले किया गया था। ये कहते हैं नागालैंड मांगे आजादी, अरुणाचल मांगे आजादी। अरुणाचल की रुक्मणी थी, अरुणाचल के लोग उत्तर प्रदेश के द्वारका के मेरे कृष्ण को अपना दामाद मानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जो भाव है कि हमारी बेटी वहां ब्याही हुई है, तुम अरुणाचल को कैसे अलग कर सकते हो? रुक्मणी को कृष्ण से कैसे अलग कर सकते हो? अरुणाचल को यूपी से कैसे अलग कर सकते हो? क्या आवाज आती है? नागालैंड मांगे आजादी। अर्जुन का भाई भीम, भीम की पत्नी हिडंबा और घटोत्कच उनका बेटा, ये तो नागालैंड के थे। तुम कर दो अलग, हिडंबा को कर दो भीम से अलग, भीम को कर दो अर्जुन से अलग, अर्जुन को करोगे श्री कृष्ण से अलग, श्री कृष्ण को करोगे हमारे मनोभावों से अलग। क्या बात कर रहे हो? ये सब इसलिए कह रहे हैं, कारण क्या है? इन्होंने पढ़ा है कि जहां एक भूभाग होता है, जहां एक जनसंख्या होती है, वो एक नेशन होता है। लेकिन अरविंद से पूछा गया कि क्या रिश्ता है आपका इस भूमि से, तो अरविंद ने कहा कि मैं इस भूमि का पुत्र हूं, ये भूमि मेरी माता है। इस राष्ट्र भाव का अंग्रेजी शब्द नेशन नहीं हो सकता, इसलिए किसी को ये कहने का हक नहीं है कि भारत एक राष्ट्र कभी नहीं रहा। भारत तो हजारों साल से एक राष्ट्र है, उस समय से राष्ट्र है जब हम सभ्य थे, सुसंस्कृत थे, यहाँ वेद मंत्र के उच्चारण हो रहे थे, और दूसरा तो कोई पैदा भी नहीं हुआ था। और जब पैदा हुए थे तो वो जंगली पेड़ पौधे कंद मूल खाकर जंगलों में भटक रहे थे, तब भी हम सभ्य थे, तब भी हम सुसंस्कृत थे। इंडोनेशिया में कहा गया आप तो इस्लामिक राष्ट्र हैं, आप कैसे यहाँ पर बच्चों को सचरित्र रामायण सिखा रहे हैं? आपके जो विमान सेवा है उसका नाम गरुड़ कैसे है? और आपका जो संविधान है उसका पहला वाक्य कैसा है? धर्मो रक्षति रक्षतः। तो इंडोनेशिया में हमारे भाइयों ने कहा we have changed our religion but we have not changed our culture, we have not changed our civilization, we have not changed our history। इसलिए जब इस राष्ट्र का पूरा चेहरा सामने आता है तो हम सब जो राष्ट्र के योद्धा हैं, हम कह उठते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस राष्ट्र में नक्सलवादियों के हीरो को टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है, वो राष्ट्र क्या समझेगा और वो राष्ट्र का योद्धा क्या बनेगा? बचपन से ग से गधा पढ़ाया जाता है, 8वीं में आते हैं तो भगत सिंह टेररिस्ट थे, ये पढ़ाया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में आते हैं, वहां पढ़ाया जाता है A.K. रामानुजन का आर्टिकल, रावण की छींक से सीता पैदा हुई। रावण सीता का बाप था। रावण जब वहां था तो हनुमान एक कामुक व्यक्ति था। सीता और लक्ष्मण के अनैतिक संबंध थे। जब विरोध होता है, इसका लेजिटिमेट विरोध होता है, कहा जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और जब यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच केरला में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, तब क्या होता है? तो जब ये माओवादी और नक्सलवादी विपक्ष में होते हैं, ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
और जब ये सत्ता पक्ष में आते हैं, वेस्ट बंगाल में आते हैं, केरला में आते हैं, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, ये जिंदा रहने के हक को ही समाप्त कर देते हैं। नंद कुमार जी बैठे हैं, बताएंगे सदानंद मास्टर जी के दोनों पांव क्यों काट दिए गए। वो तो मार्क्सवादी थे, पर क्योंकि राष्ट्रवाद की ओर आ रहे थे, ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके दोनों पांवों को काट दिया गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नंद कुमार जी बैठे हैं, उस इशू को एड्रेस करेंगे। मैं आखिर में यही कहूंगी कि आप योद्धा कैसे हुए। आपके पास मोबाइल है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है। जब व्हाट्सएप ये आतंकवादी इस्तेमाल करके पत्थरबाजों का एक पूरी जमात तैयार कर सकते हैं, तो आप जैसे योद्धा पूरे देश को कैसे नहीं झकझोर सकते शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आप एक एक व्यक्ति के पास प्लेटफॉर्म है कि अपनी बात रख सके, क्योंकि ये देश है जब जहां मीडिया चुप करता है तो सोशल मीडिया बोलता है, और सोशल मीडिया तय करता है कि अगले दिन की हेडलाइंस क्या होंगी। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हम तो अकेले हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो जब राम सेतु बन रहा था, नल नील स्वयं श्री हनुमान राम जी वहां मौजूद थे। वहां एक छोटी सी गिलहरी आप और हमारे जैसी पानी में डुबकी लगाती, फिर रेत पर आती, फिर पानी में डुबकी लगाती। लोगों ने कहा गिलहरी पगला गई हो, क्या कर रही हो। उसने कहा यहाँ तो इतने बड़े बड़े योद्धा मौजूद हैं, पर मैं तो इस राम सेतु में अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूँ। ये गिलहरी प्रयास आपको और हमें सबको करना है। हम सबके गिलहरी प्रयास से राष्ट्र अमर अजर तो है ही और आगे बढ़ेगा। आखिर में कहूंगी कि आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तम तमाके वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं। तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है। कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत।